हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आलोक है और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल में, जहां पे हम लोग iOS की जो जो कि बेसिकली iOS ट्यूटोरियल्स के लिए। हाँ, एक सूचना कि अगर आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये उन लोगों को मदद करेगी जो iOS सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं बेसिकली स्विफ्ट के कुछ स्मॉल प्रोग्रामिंग चीज़ें कि स्विफ्ट में स्मॉल प्रोग्राम स्विफ्ट में कैसे किस तरीके का ट्रेन किया जाता है, व्हाट आर द वेरिएबल्स, व्हाट आर द क्लासेस एंड व्हाट आर द फंक्शंस। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और स्विफ्ट के अलावा हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना कर देखेंगे जो कि हम लोग रिकॉल करेंगे कि पिछले प्रोजेक्ट में हम लोगों ने क्या बनाया था और थोड़ी बहुत हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट रहेगा जिसमें इस बार हम लोग इस प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली एक साउंड प्ले करके देखेंगे। तो व्हाट ऑल वी विल बी डूइंग इज़ वी विल बी लर्निंग स्विफ्ट के बेसिक्स, वी विल बी लर्निंग we will be then doing a small project and in that small project we will be having a screen जहाँ पे कुछ बटन्स रहेंगे जो कि एक स्मॉल साउंड प्ले करेंगे, जो कि बच्चों को सिखाने में काम आएगा कि अगर बच्चों को कुछ ABCD सीखना पड़ेगा या 1 2 3 4 सीखना होगा तो साउंड के मीडियम से एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाएंगे जो सीख सके। इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो रेडी हो जाइए। तो ये पहले स्विफ्ट के स्मॉल बेसिक्स सीखते हैं। जैसे कि मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि पहली बात तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पे वेरिएबल a इज इक्वल टू 10 रखा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली वेरिएबल b इज इक्वल टू 5 रखा हुआ है। अब इस वेरिएबल को मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मैंने किसी भी वेरिएबल को इस तरीके से रखा हुआ है तो उस वेरिएबल को मैं var नाम से दिया हुआ है तो उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। एक और तरीका है किसी भी वैल्यू को डिक्लेयर करने का, वो है लेट। और डिफरेंस क्या है वेरिएबल और लेट के बारे में मैं वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात तो किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो उसके लिए हम लोगों को एक वैर कीवर्ड लिखना पड़ता है। वैर कीवर्ड लिखने के बाद हम लोगों को उस वेरिएबल का नाम देना पड़ता है, नेम ऑफ़ द वेरिएबल, और फिर इक्वल टू लगा करके उसमें हम लोगों को कोई तो भी एक वैल्यू असाइन करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना नाम असाइन कर दिया हुआ है। तो जैसे कि आप लोग देखेंगे कि अगर मैंने यहाँ पे अपना नाम असाइन कर दिया हुआ है तो ये वेरिएबल जो बन गया वो बेसिकली एक स्ट्रिंग वेरिएबल बन गया। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा हुआ है a, जो कि जिसको असाइन किया 10। अब क्योंकि मैंने इसको 10 असाइन किया हुआ है तो ये एक इंटीजर वैल्यू बन गया। अगर आपको उसको देखना है तो आप इसको तुरंत देख सकते हैं कि बेसिकली ये क्या है। तो अगर देखेंगे, देखिए ये स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं a को देखना चाहूँ तो देखिए इंड नाम का वेरिएबल है। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट। अगर आपको स्पेसिफिकली वैल्यू असाइन करना है, अगर कि एक वेरिएबल है जिसको आपको स्पेसिफिकली असाइन करना है कि वो वेरिएबल क्या रहना चाहिए, स्ट्रिंग रहेगी क्या रहना चाहिए, तो आप उस वेरिएबल के आगे उसका डेटा टाइप भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नेम के आगे मान लीजिए कि यहाँ स्पेसिफिकली दे दिया हुआ है स्ट्रिंग, ठीक है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल के आगे स्पेसिफिकली दे दिया है इंट, राइट। तो ये वेरिएबल हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू ही लेगा और ये इंट वैल्यू ही लेगा। अगर इसके आगे मैं कुछ और वैल्यू लगाता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे हेलो लिखा है, राइट, तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे एरर मिलेगी कि कैन नॉट कन्वर्ट वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग टू स्पेसिफाइड टाइप इंट, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली स्पेसिफाई किया हूँ कि ये वेरिएबल जो है वो हमेशा इन टाइप का ही डेटा टाइप या वैल्यू जो है वो इसके अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अगर ये स्पेसिफिकली हम लोगों ने बताया हुआ है कि ये वेरिएबल है a जो कि इंट टाइप का डेटा यूज़ कर सकती है, तो हमें उसको कोई और डेटा नहीं असाइन करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको 10 असाइन करते हैं, ठीक है। और अगर हम लोगों ने डेटा टाइप को मेंशन नहीं किया हुआ है तो जो भी वैल्यू असाइन किया हुआ है, ठीक है, वही उसका डेटा टाइप हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल b इज इक्वल टू 5 असाइन कर दिया हुआ है और यहाँ पे जा कर के मैं अगर b को हेलो लिख रहा हूँ, राइट, तो अगेन वो सेम एरर मारेगा क्योंकि मैंने पहले ही इस वेरिएबल को इंट टाइप का बता चुका है, ठीक है। तो ये वेरिएबल का कांस्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अब क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने इस वेरिएबल को तो डिक्लेयर किया हुआ है वैर से, राइट, लेकिन यहाँ पे मैंने लेट लिखा हुआ है। तो लेट बेसिकली कॉन्स्टेंट्स की तरह यूज़ होते हैं कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करने के लिए। अगर मुझे मालूम है कि मैंने यहाँ पे ए को डिक्लेयर किया हुआ है बट आगे जाके मैं उसका वैल्यू कभी किसी कारणवश चेंज करना चाहता हूँ, जैसे मैं ए इज इक्वल टू 1 करना चाहता हूँ तो मैं वो बी इज इक्वल टू 4 करना चाहता हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने लेट सी इज इक्वल टू
a+b लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आप देखेंगे यहाँ पे 5 है, राइट। 5 आउटपुट आ चुका है यहाँ पे। और आगे जा कर के मैं इसी वेरिएबल को चेंज करके कुछ और डालना चाहूँ, अगर कोई मैं इंटीजर वैल्यू ही डालना चाहूँ, लेट्स से 10, फिर भी वो नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखा है कैन नॉट असाइन टू वैल्यू सी इज़ अ लेट कॉन्स्टेंट। सो ये है डिफरेंस वेर और लेट में। तो ये बेसिकली कहाँ यूज़ कर सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमें एरिया ऑफ अ सर्कल यूज़ करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, लेट से लेट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, एक वैल्यू है पाई, और बेसिकली क्या होता है आर एंड स्मॉल आर स्ट्रिक स्मॉल आर। अब यहाँ मैंने आर की वैल्यू दिया हुआ है लेट से, तो लेट पाई इक्वल टू 3.14, राइट, एंड लेट आर इक्वल टू 5, राइट। तो ये पाई जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, राइट। पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली, लेकिन आर की वैल्यू चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द यूज़र इनपुट, राइट। तो इसको मैं भले ही वैर रख सकता हूँ, लेकिन ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली है। तो इसीलिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ सर्कल जो रहेगा वो इस तरीके से लिखना पड़ेगा, पाई आर और स्क्वायर, राइट। इस तरीके से लिखना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको डबल दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ बाइनरी ऑपरेटर एस्ट्रिक कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑपरेंड्स ऑफ टाइप डबल एंड इंट, राइट। तो अगर मैं इसको 0.45 करता हूँ तो ये एरर जो है वो बेसिकली हट जाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी डबल हो गया, ये भी डबल टाइप का डेटा हो गया, राइट। अब जिस तरीके से हम लोग इंट डिक्लेयर करते हैं, अगर इंट ये होल नंबर बेसिकली यूज़ करता है, अगर होल नंबर ना यूज़ करना है, हमको डेसिमल नंबर के साथ कुछ वैल्यूज़ देना है, पॉइंट के साथ कुछ वैल्यू देना है, जैसे कि फ्लोट हो गया या डबल हो गया, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं कि DOUBLE डबल, या फिर इसको फ्लोट। तो फ्लेट जनरली होता है कि अगर आपको स्मॉलर डेसिमल वैल्यूज़ लेने हैं तो, लेकिन अगर आपको बिगर डेसिमल वैल्यूज़ लेने हैं जैसे 0 0 0 1 2 3 4 5, तो इस कंडीशन में हमको फ्लोट का काम आता है, ठीक है। कैनॉट कन्वर्ट वैल्यू ऑफ टाइप फ्लोट टू एक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट टाइप डबल, क्योंकि यहाँ पे ये छोटी वैल्यू है, इसको हमको एक वी हैव टू टेक अ मच बिगर वैल्यू, राइट। दैट्स वाई डबल जो होता है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है, तो इसीलिए दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लोट एंड डबल, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पे 5.0 लेंगे और इसको डबल ना यूज़ करते हुए सिंपली फ्लोट यूज़ करेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम लोग एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। और अगर मैं प्रिंट करूँगा, अगर आप देखना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल, राइट। अभी यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ वापस से, तो ये मेरा एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे एरर बता रहा है कि डबल वैल्यूज़ नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको वापस से फ्लोट कर देता हूँ, राइट। अब मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूँगा, रन करूँगा, ठीक है, तो मुझे ये फ्लोट वैल्यू देगा और ये इसका वैल्यू देगा। तो ये होते हैं। अगर मैं डेटा टाइप की बात करूँ तो इंट टाइप का एक डेटा टाइप होता है, ठीक है। फिर फ्लोट होता है, फिर स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग और इंट और फ्लोट बता चुका हूँ, वैसे ही डबल होता है, राइट। और इसके अलावा फिर होता है अरे और डिक्शनरी। अब अरे और डिक्शनरी क्या होता है, तो बेसिकली अगर मुझे कोई वैल्यू डिक्लेयर करना है, जैसे कि कुछ नंबर्स डिक्लेयर करने हैं, सेट्स ऑफ नंबर, वी कैन से अ सेट ऑफ नंबर, जैसे कि लेट सेट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू कुछ इस तरीके। तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन करूँगा, राइट। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9,
So this is how this is the variable which is going to contain an array which will be having an integer type int. ठीक है, तो इसको मैं डिफाइन भी अगर मुझे करना है कि इसका डेटा टाइप क्या रहने वाला है, तो अरे लगा करके मैं यहाँ पे इंट डाल सकता हूँ. ठीक है, ऐसे ही मुझे अगर कोई स्ट्रिंग का वैल्यू डिक्लेयर कर अरे डिक्लेयर करना है, तो यहाँ पे लेट लिया और डेज ऑफ वीक करके एक वेरिएबल बनाया. और डेज ऑफ वीक बेसिकली रहने क्या वाले, स्ट्रिंग वेरिएबल रहने वाले. तो यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा मैंने और इस तरीके से इसको डिफाइन कर दिया. मंडे, then we have Tuesday, right, and then we have Wednesday and so on, right. So इस तरीके से हम लोग अरे का इस्तेमाल करते हैं, right. अब जब भी हमें सेट चाहिए रहता है तो बेसिकली हम लोग अरे यूज़ करते हैं. जब भी चाहे वो सेट किसी इंटीजर नंबर का हो सकता है, स्ट्रिंग नंबर का हो सकता है, या किसी भी प्राइमरी डेटा टाइप का हो सकता है. ठीक है, तो ये हो गया आपको मैंने अरे के बारे में बता दिया. अब देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज डिक्शनरी. अब जैसे कि हमें की वैल्यू पेयर बताना आता है, तो अगर हमें कहीं भी की वैल्यू पेयर डिफाइन करना है तो हम लोग इसमें डिक्शनरी यूज़ करते हैं. अब वो डिक्शनरी को कैसे यूज़ करना है मैं वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ. तो समझ लीजिए कि मैंने एक वैल्यू डिक्लेयर किया, लेट स्टूडेंट इन्फो. अगर स्टूडेंट इन्फो दिया है इज इक्वल टू इस तरीके से मेरे को डिफाइन करना है, राइट, यहाँ पे. और ठीक है, और वो क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वो की वैल्यू पेयर रहेगा, तो इसका नाम लिया मैंने नेम और यहाँ पे मैंने फाइन कर दिया आलोक. ठीक है, फिर उसके बाद फिर नेम रह गया. फिर लेट्स से इसको एफ नेम डालते हैं, राइट. इसको एल नेम करते हैं, लास्ट नेम, राइट. यहाँ मैंने अपना लास्ट नेम डाल दिया. ठीक है, अभी मान लीजिए कि मेरा कोई एम्प्लॉय आईडी है, EMP ID, तो यहाँ मैंने एम्प्लॉय ID डाल दिया. तो ये इस तरीके से मैंने एम्प्लॉय ID डाल दिया. अब ये की वैल्यू पेयर होता है. ठीक है, अब ये की वैल्यू पेयर को जैसे यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली बताया है कि ये कौन सा टाइप का अरे है, ये कौन सा टाइप का अरे है. वैसे ही स्पेसिफिकली मुझे अगर यहाँ बताना है कि ये कौन सा टाइप का अरे है, तो अगेन ये की वैल्यू पेयर रहेगा. तो ये की जो रहेगी वो भी स्ट्रिंग रहेगी, कॉमा, और ये वैल्यू भी स्ट्रिंग रहेगा, राइट. तो ये मेरी एक डिक्शनरी बन गई. अब इस डिक्शनरी को मेरे को अगर यूज़ करना है, सॉरी मैंने यहाँ पे लगाना भूल गया. अब ये हो गया अरे और ये डिक्शनरी हो गई, राइट. अब ये पहले तो हम लोग देखते हैं कि इस अरे को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे. तो अरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से चालू होती है, 0 1 2, राइट. तो अगर मुझे रिट्रीव करना है ट्यूसडे को, तो उसको मैं किस तरीके से रिट्रीव करूँगा, इस तरीके से मैं रिट्रीव करूँगा कि अगर मुझे कुछ प्रिंट करना है लेट्स से ट्यूसडे को, तो डे ऑफ द वीक एंड फिर ब्रेसेस के अंदर लेट्स से 2. ठीक है, इसका मतलब सेकेंड इंडेक्स ऑफ द डे ऑफ द वीक आई वांट टू यूज़, तो 0 1 और 2 वेडनेसडे, सॉरी डेज ऑफ द वीक. ठीक है, तो यहाँ मैंने डे ऑफ द वीक बता दिया हुआ है. ठीक है, और जैसे कि आपने यहाँ पे देखा हुआ है कि इसको मेरे को बेसिकली सेमी कॉलन यहाँ पे डालना है, सेमी कॉलन, ताकि इस तरीके से मैं डिफाइन कर सकूँ. ये इसका की रहेगा, ये और ये इसका वैल्यू रहेगा. अब की और वैल्यू दोनों स्ट्रिंग वैल्यू. ठीक है, प्रिंट डे ऑफ द वीक में मैंने इस तरीके से प्रिंट किया. तो अगर मैं रन करूँगा तो आप देखेंगे प्रिंट डे ऑफ द वीक में यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए वेडनेसडे. तो ये वेडनेसडे प्रिंट हुआ है. ठीक है, तो ये 0th इंडेक्स हुआ, ये फर्स्ट इंडेक्स हुआ, ये सेकंड इंडेक्स हुआ. तो अगर मैं यहाँ पे 0 एलिमेंट प्रिंट करता हूँ तो अगेन मुझे ये मंडे रिट्रीव करना चाहिए. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वेडनेसडे मुझे मंडे शो करना चाहिए. तो देखिए मंडे शो किया, राइट. अगर मैं इसको यहाँ पे 3 प्रेस किया हूँ, 3 इंक्लूड किया हुआ हूँ, तो ये मुझे एरर देना चाहिए. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 1 2 3 का 3 जो है वो आउट ऑफ बाउंड जाएगा.
क्योंकि ये अरे की क्षमता है ही नहीं, इसने सिर्फ 3 ही वैल्यू रिट्रीव किया हुआ। लेकिन यही अगर सेट ऑफ नंबर्स को मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे और 3 देता हूँ तो 0 1 2, तो यहाँ पे वैल्यू 4 प्रिंट होना चाहिए। तो ये देखिए प्रिंट 4 हुआ। तो इस तरीके से हम लोग अरे को डिक्लेयर और उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब मेरे को अगर इसे यूज़ करना है और डिक्शनरी को बेसिकली, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा। प्रिंट करने के बाद इसमें मैं स्टूडेंट इन्फो लिया और यहाँ पे मैं फिर से स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगा और जो भी नाम है लेट्स से एफ नेम प्रिंट करता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे आलोक प्रिंट होगा, राइट। अब क्योंकि हो सकता है कि की वैल्यू पेयर ना रहे, तो इसलिए मुझे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कह रहा है एक्सप्रेशन इम्प्लिसिटली कोज फ्रॉम द स्ट्रिंग टू एनी, राइट। तो इसको मुझे अनरैप करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल के तौर पे मैं आपको बाद में बताऊँगा कि ये क्या होता है, राइट। क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली, ये क्वेश्चन मार्क का एक्सप्लेनेशन क्या होता है ये मैं आपको आगे आने वाले समय में समझाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल के तौर पे बस अब देखिए इस तरीके से हमें यूज़ करना पड़ता है स्टूडेंट इन्फो डॉट नेम। अगर मुझे कुछ और यूज़ करना है, नेम नहीं यूज़ करना है, यूज़र का लेट्स से एम्प्लॉय आईडी चाहिए रहेगा, तो ये एम्प्लॉय आईडी को इस तरीके से प्रिंट करूँगा। मैं एम्प्लॉय आईडी डाल दूँगा और यहाँ पे फिर यूज़र का एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा 346। तो ये मेरे डेटा टाइप्स हैं बेसिकली, जैसे कि मैंने बताया आपको, ठीक है। ये पहला वाला हो गया स्ट्रिंग डेटा टाइप, राइट। दूसरा जो है वो बेसिकली इंट है, इंट डेटा टाइप, राइट, इंटीजर डेटा टाइप। यहाँ पे फिर मैंने आपको फ्लोट के बारे में बताया, राइट, और फिर यहाँ पे मैंने आपको अरे के बारे में बताया, राइट, और यहाँ पे मैंने आपको फिर डिक्शनरी के बारे में बताया, ठीक। तो इस तरीके से स्ट्रिंग डेटा बेसिक डेटा टाइप्स है स्विफ्ट में, और इसको इस तरीके से यूज़ किया जाता है। हर एक डेटा टाइप को हर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले वार या लेट कीवर्ड लगाया जाता है और उसके बाद उस वेरिएबल का नाम दिया जाता है, कोलन। अगर उसको पहले से ही आपको बताना है कि डेटा टाइप की वैल्यू क्या रहेगी तो स्ट्रिंग रहेगी, तो स्ट्रिंग, इंट, अगर फ्लोट, और इस तरीके से हम लोग अरे और डिक्शनरी को दिखाते हैं और फिर इक्वल टू लगा करके उसके अंदर वैल्यू डालना है तो वैल्यू, अगर नहीं डालना है तो हम लोग वैसे भी उसको बट इनिशलाइज़ करना हमेशा किसी भी वेरिएबल को सही रहता है, तो हम लोग हमेशा किसी ना किसी चीज़ से उसको इनिशलाइज़ कर देते हैं। तो ये बेसिक डेटा टाइप है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बेसिकली फंक्शंस के बारे में बताता हूँ। तो फंक्शंस क्या होते हैं, अब ये जो आपको दिख रहा है कि ये पूरा कोड स्कैटर्ड है, राइट। अब इसी पूरे कोड को हम लोग को स्मॉल पैकेट्स के अंदर लिखना है, एक ब्लॉक के अंदर लिखना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग पूरी प्रोग्रामिंग इस तरीके से तो कर सकते नहीं है, राइट। एक ब्लॉक के अंदर कोड लिखते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स रहेंगे फंक्शंस, और वो पूरे ब्लॉक को फिर पैकेज किया जाएगा एक पूरे कंप्लीट क्लास में, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्ट बना करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो उस समय फंक्शन काम में आते हैं। तो फंक्शन को अगर अपने को डिक्लेयर करना है, डिफरेंट फंक्शन को डिफाइन करना है, तो उसके लिए हमारे पास फंक कीवर्ड है। फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं हम लोग। फंक्शन का नाम लिखने के बाद उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं। अब पैरामीटर्स लेट से मैंने एक पैरामीटर पास किया कि यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ ग्रीट। अब किसको ग्रीट करना है, तो मैंने यहाँ पे बताया कि हाँ किसी को ग्रीट करना है, जो कौन है उस वेरिएबल का नाम दिया हूँ। अब वो किस टाइप का रहेगा, स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से मैंने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। अब अगर डिफ़ाइन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर देता हूँ कि अगर मुझे किसी को ग्रीट करना है तो बेसिकली मुझे कैसे करना पड़ेगा कि हेलो, और फिर मुझे उसको बताना पड़ेगा कि हेलो जो भी नाम आता है, लेट्स से हु, यहाँ पे हु है, ठीक है। तो इस तरीके से नाम आया है यहाँ पे। अब कोई अगर मैं इस ग्रीट मेथड को कॉल करता हूँ और ये इस ग्रीट मेथड के अंदर मैं पास करता हूँ एक नाम, लेट्स से हेलो आलोक, तो ये मुझे प्रिंट करके देगा हेलो आलोक। अब हुआ ये कि इस तरीके से मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है। पहले तो मैंने फंक्शन कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, उसके अंदर मैंने फंक्शन का नाम दिया हुआ है, देन कुछ पैरामीटर्स पास किए हुए हैं। पैरामीटर्स पास करने के लिए मुझे पैरामीटर का टाइप देना पड़ता है, और फिर जब भी मुझे उस फंक्शन को कॉल करना है तो मैं वो इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, तो ये एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखता है। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि लाइन, यहाँ पे मल्टीपल लाइन आ सकते हैं, ठीक है। ये पूरा जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, अगर ये कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन का फंक्शन होता तो ये पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे आ सकता था, ठीक है। जिस तरीके से मैं बताता हूँ कि अगर मुझे कैलकुलेट करना है कोई चीज़ को, लेट से फंक, मैंने सम लिखा, मुझे
दो नंबर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट नंबर समझ लीजिए दो इंटीजर नंबर है, फर्स्ट नंबर ठीक, फर्स्ट नंबर जिसका टाइप होगा इंट, राइट। वैसे ही सेकंड नंबर होगा, सेकंड नंबर इसका भी टाइप इंट होगा, राइट। अब मैं कर्ली ब्रेसेस ओपन करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, ठीक है। इसका नाम रखूँगा आंसर, राइट। ये आंसर लिखा मैंने इसका नाम, और इसको मैंने क्या किया, फर्स्ट नंबर किया और फिर इसको मैंने प्लस कर दिया सेकंड नंबर, ठीक है। फिर मैंने प्रिंट किया और बता दिया कि सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, सेकंड नंबर सॉरी, इस आंसर। फिर मैंने जब इसको कॉल किया सम के अंदर फर्स्ट नंबर पास करता हूँ, लेट्स से 10 पास किया मैंने, और यहाँ पे मैंने पास किया 20, ठीक। तो आप देखेंगे एग्जीक्यूट हुआ सम ऑफ 20 प्लस 10 प्लस 20 इज़ 30। तो इस तरीके से इसने मेरे सम प्रोवाइड कर दिया। तो अभी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया हुआ है, यहाँ पे इंट पास किया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे इंटीजर भी हो सकता है, यहाँ पे स्ट्रिंग हो सकता है, कितने भी नंबर ऑफ टाइप ऑफ पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया फंक्शन के बारे में, और इसको इस तरीके से हम लोग ये कॉल करते हैं, राइट। हाँ, मैं छोटी सी एक बात बतानी थी आपको, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको कहते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बेसिकली। तो अगर मुझे किसी भी स्ट्रिंग के बीच में कोई वेरिएबल का नाम डिफाइन करना है या कुछ डायनेमिक वैल्यू रहती है जो मुझे शो करना आता है, प्रिंट करना आता है, तो इस तरीके से मैं मुझे प्रिंट करता हूँ बैकस्लैश और फिर ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम। इस तरीके से मैं इंटरपोलेशन स्ट्रिंग, तो इस तरीके से फंक्शन यूज़ करते हैं, राइट। ये हो गया फंक्शन। अब इतना याद रखिए कि फंक्शन, अब मैंने यहाँ पे अगर आंसर डिक्लेयर किया हुआ, तो क्योंकि मैंने ये आंसर जो है वो इस ब्लॉक कोड के अंदर लिखा हुआ है, इसीलिए मैं इसको यूज़ यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि इसका इस्तेमाल बाहर करूँ, देखिए जैसे कि अगर मैं कोशिश करूँ कि मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँ और इसका इस्तेमाल बाहर करने की कोशिश करूँ, तो ये मुझे एरर देगा, कैन नॉट फाइंड आंसर इन दिस कोड। क्यों? क्योंकि ये इस ब्लॉक ऑफ बाहर है। तो जिस ब्लॉक, जो भी वेरिएबल जिस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर डिफाइन किया गया है वो सिर्फ उसी स्कोप, तो फंक्शन का यही है कि वो विद इन द स्कोप चीज़ें रहता है। इस फंक्शन की वैल्यू में इसमें यूज़ नहीं कर सकता, इसमें इसका डिक्लेरेशन किया हुआ कोई भी डेटा में इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकता, और वेरिएबल हमेशा इस तरह का डिफाइन। तो ये हो गया स्कोप। इस तरीके से फंक्शन हम लोग क्रिएट करते हैं और फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन को किस तरीके से हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, राइट, और यूटिलाइज़ करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जैसे कि आपने क्लासेस में, जैसे आपने व्यू कंट्रोलर जो बनाया था पिछली बार, उसमें देखा था एक व्यू कंट्रोलर नाम का क्लास डिफाइन किया गया था, ठीक है। तो अगर हमको क्लासेस भी यूज़ करना है, तो ये हो गया फंक्शन के बारे में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये बेसिकली वी हैव लर्न फंक्शंस, राइट। नाउ व्हेन आई कम टू क्लासेस, तो क्लासेस को डिफाइन करने के लिए कीवर्ड लगता है क्लास, ठीक है। क्लास का नाम बेसिकली, लेट्स से क्लास का नाम यहाँ पे क्लास नेम, और वो क्लास किस टाइप का है, राइट। तो सुपर क्लासेस होते हैं, तो बेसिकली सुपर क्लास नेम, और फिर उसके अंदर का ब्रेसेस। तो इस तरीके से हम लोग क्लासेस डिफाइन करते हैं, ठीक है। क्लास, अब ये सुपर क्लास नेम में एरर इसलिए होता है कि यहाँ पे कहीं डिफाइन नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ पे करूँ, और मुझे सिंपल क्लास डिक्लेयर करना है जिसका कोई सुपर क्लास नहीं है। अगर यही खुद सुपर क्लास है तो क्लास का नाम, और इस तरीके से हम लोग उसका ब्लॉक डिफाइन कर सकते हैं। बस याद रहे कि अगेन जिस तरीके से फंक्शन का स्कोप होता है फंक्शन के अंदर का कोड का, उसी तरीके से
क्लास का भी स्कोप होता है। अब क्लास के अंदर भी हम लोग फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने मान लीजिए कि ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो इस तरीके से मैं क्लास के अंदर फंक्शन डिक्लेयर कर सकता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि जो व्यू कंट्रोलर क्लास था हम लोगों ने बनाया था, उस व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर एक फंक्शन डिफाइन था जिसका नाम है व्यू डिड लोड, ठीक है। और उसके अंदर एक वो व्यू कंट्रोल जो क्लास वहाँ पे पुराने वाले प्रोजेक्ट में लिखा हुआ था बेसिकली, वो व्यू कंट्रोलर का जो सुपर क्लास था वो UI व्यू कंट्रोलर था, राइट। तो और उसके अंदर एक फंक्शन था व्यू डिड लोड मेथड, जो बेसिकली तब कॉल होता है जब व्यू लोड होता है। तो इस तरीके से क्लास, इस तरीके से फंक्शन और इस तरीके से क्लासेस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये बेसिक्स हैं जो हम लोग फ़िलहाल पिछले लेक्चर में किए थे, यूज़ किए थे इस तरीके से, तो इसीलिए ये आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। अब इसके अलावा देयर आर फ्यू मोर थिंग्स जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग क्लास नेम बनाना सीख के अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमारे डेली कोडिंग में बहुत यूज़ होने वाला है। जब भी हम लोग कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो इट कंटेन्स lots and lots of control statements and these are basic building blocks, right। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स बहुत यूज़ होता है। जैसे कि हम लोग ने कोई कंडीशन रखा हुआ है कि अगर मुझे पता करना है कि A और B के बीच में बड़ा नंबर कौन सा है, तो मुझे कंडीशन चेक करनी पड़ती है उस तरीके से, और फिर मुझे बताना पड़ता है कि अगर किसी वेरिएबल में 10 स्टोर है, किसी वेरिएबल में 20 स्टोर है, तो उसको मैं कैसे कंपेयर करके बताऊं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। तो जैसे कि यही एग्जांपल को लेते हैं कि मैंने मान लीजिए कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट num1 इक्वल टू 20 एंड लेट num2 इक्वल टू 30, राइट। अब मुझे चेक करना है कि इसमें से कौन सा नंबर है, तो मुझे इस तरीके से चेक करना पड़ेगा, इफ़ num2 इज़ ग्रेटर देन num1, राइट। तो क्या होना चाहिए, ठीक है। एल्स इफ num एल्स इफ ये हो गया, एल्स उसका ऑपोजिट रहेगा बेसिकली, ठीक है। तो अगर num2 इज़ ग्रेटर देन num1 है तो प्रिंट कर दो कि num1 इज़ ग्रेटर, और जैसे कि मैंने आपको बताया स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, तो इस तरीके से बताना पड़ेगा, इस ग्रेटर, इसको मेरे को कोड्स के अंदर डालना पड़ेगा, राइट। ये हो गया इज ग्रेटर, एल्स नम, यहाँ पे मुझे num2 लिखना था बेसिकली, num2 इज़ ग्रेटर एल्स num1 इज़ ग्रेटर। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो num2 इज़ ग्रेटर देन num1 30, तो यहाँ पे लिखे 30 इज़ ग्रेटर, राइट। 30 इज़ ग्रेटर है, क्यों, क्योंकि ये वाला कंडीशन क्यों एग्जीक्यूट हुआ, num2 इज़ ग्रेटर, क्योंकि num2 ग्रेटर है। अगर मैं इसको वैसे वैसे करूँ, लेट्स से यहाँ पे मैंने num1 की जगह 200 डाल दिया, अब 200 बड़ा हो गया, ठीक है। अब क्योंकि ये 200 बड़ा हो गया तो 200 इज़ ग्रेटर, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने एक ही कंडीशन डाला हुआ है, इससे हम लोग ज़्यादा कंडीशंस भी डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डाला कि इफ़ एल्स अगर मुझे कोई दूसरी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, एल्स इफ़ अपोजिट num1 इज़ ग्रेटर देन num2 देन मुझे क्या प्रिंट करना है, ये वाला कंडीशन x कमांड v, राइट। नहीं तो प्रिंट करना है, एक मिनट स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, नहीं तो मुझे प्रिंट करना है कि प्रिंट बोथ
तो क्योंकि मैंने 200 दिया तो 200 यहाँ पे ग्रेटर है, राइट। अगर मैंने यहाँ पे 200 ना देते हुए 20 दिया होता तो यहाँ पे लिख के आता 30 इज़ ग्रेटर। लेकिन मान लीजिए कि अगर दोनों नंबर इक्वल है, 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से कंट्रोल स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। अब जिस तरीके से कंट्रोल स्टेटमेंट, जिस तरीके से हम लोग ये, हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होने से पहले यहाँ पे num2 और ये num1 है। अब यहाँ पे देखिए क्या चेक करेगा कि क्या 20 से ग्रेटर है, 20 इज़ ग्रेटर देन 20, तो बोलेगा कि नहीं, ग्रेटर नहीं है। तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट ना होते हुए नीचे आएगा एल्स इफ क्या 20 इज़ ग्रेटर देन अगेन 20, तो वो बोलेगा कि नहीं। तो इस तरीके से ये वाला ब्लॉक ऑफ एग्जीक्यूट करके फिर से नीचे आएगा। अब वो देखिएगा कि एल्स, और फिर ये वाला ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट। तो इफ़ एल्स इफ में ऑलमोस्ट हर एक कंडीशन चेक होता है। तो ये चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, कंडीशन चेक को अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक और कंट्रोल स्टेटमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं स्विच। तो ये भी एक टाइप का कंट्रोल स्टेटमेंट है जिस तरीके से इफ एल्स होता है, एल्स, उसी तरीके से स्विच भी एक कंट्रोल स्टेटमेंट है, ठीक है। अब उसका इस्तेमाल करना बहुत ईजी है स्विच स्टेटमेंट का, ठीक है, कि मुझे पहले स्विच कीवर्ड लिखना पड़ता है और फिर वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है। लेट्स से कोई भी वेरिएबल का नाम, मैंने यहाँ पे लेट्स से num1 लिखा हुआ है, ठीक है, num1, राइट, वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है और फिर मैंने पैरेंथेसिस में डाल करके केसेस लिखे हुए हैं, केस, ठीक। तो जैसे कि मैं डे ऑफ द वीक बताता हूँ, तो अगर डे ऑफ द वीक यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ लेट डे ऑफ द वीक इज इक्वल टू 1, तो स्विच डे ऑफ द वीक, ठीक। अब इसमें केसेस आएंगे, CASE केस 1, ठीक। अगर केस 1 रहा तो प्रिंट करना है हमको मंडे, ठीक। केस 1 ना रहते हुए अगर केस 2 रहा थ्री, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये मैंने फ्राइडे डाल दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे कि क्या है, स्विच मस्ट बी एग्जॉस्टिव। स्विच मस्ट बी एग्जॉस्टिव मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मुझे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी डालनी रहती है कि क्या पता कि अगर डे ऑफ द वीक में मैंने 1 2 3 4 में कुछ भी ना लिखा हुआ है तो मैं एक डिफ़ॉल्ट की डालता हूँ और डिफ़ॉल्ट की में जा कर के प्रिंट करता हूँ, ठीक, कि वीक हैव ओनली 7 days, राइट। तो मंडे, ट्यूसडे, अगर वेडनेसडे, यहाँ पे थर्सडे नहीं रहेगा, माफ़ कीजिएगा, WEDNESDAY, और यहाँ पे थर्सडे रहेगा, थर्सडे। एंड अगर इसी तरीके से मैं सातों दिन लिखता हूँ, राइट। तो इस तरीके से मैंने सातों डेज लिख दिया हुआ है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है इसलिए मंडे आया हुआ है। अगर मैं 1 नहीं लिखता और यहाँ पे 2 लिखता तो यहाँ पे लिख के आता है कि ये ट्यूसडे है। 2 नहीं लिखता, अगर मैं इसको 6 लिखता तो यहाँ पे लिख के आता कि ऑफ सैटरडे है, राइट। लेकिन अगर सैटरडे संडे ना लिखते हुए मैं कोई आउट ऑफ द बॉन्ड लिखता नंबर तो ये लिख के आता है कि वीक हैव ओनली 7 days, ठीक है, वीक हैव ओनली 7 days, ये प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्विच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आज आपने इफ़ स्टेटमेंट भी पढ़ लिया कि कंट्रोल स्टेटमेंट अगर इफ एल्स है तो कैसे यूज़ करना और स्विच केस है तो कैसे यूज़ करना, ठीक है।
अब ये हो गया इफ एल्स कंडीशंस। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं जो कि मैंने आपको नहीं बताया था, जिसको क्या कहते हैं कि ऑप्शनल्स। तो याद है, हाँ, ऑप्शनल्स बेसिकली स्विफ्ट में क्या होते हैं, जो एक्सक्लेमेशन मार्क आपने देखा था वो बेसिकली। तो ऑप्शनल्स क्या होते हैं कि अगर मैंने कोई यूज़र का इनपुट रखा हूँ, अब वो ज़्यादा चांसेस हैं कि उसकी वैल्यू जो आने वाली है वो ज़रूरी नहीं है कि उस वैल्यू के अंदर कुछ रहे, वो नील भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल यूज़र नेम, ठीक है, और उसको डिफाइन किया मैंने स्ट्रिंग, ठीक है। लेकिन इट्स नॉट मैंडेटरी कि उसके अंदर जो वैल्यू है, जैसे यहाँ तो मैंने डिफाइन कर दिया आलोक, लेकिन हो सकता है कि आगे किसी प्रोग्रामिंग, आगे किसी बात को लेकर के यहाँ पे नील वैल्यू भी रह सकती है ना, कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा स्ट्रिंग ही रहे, यहाँ पे कोई और वैल्यू भी रह सकती है नील, ठीक है। अगर ये नील वैल्यू रही तो हमको प्रॉब्लम, अगर मैंने यहाँ पे आलोक दिया तो तब तो इट्स ओके, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसको आगे जा कर के यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, लेट्स से अगर यूज़र नेम लिखता हूँ मैं इज इक्वल टू जैक, देन इट्स वेल एंड गुड फॉर मी, राइट। लेकिन आगे किसी भी कारणवश अगर यूज़र नेम जा कर के नील हो जाता है, राइट, यहाँ पे जा कर के अगर किसी भी कारणवश आगे प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के हम लोगों ने कुछ इसमें फंक्शंस अप्लाई किए यूज़र नेम में, और मान लीजिए कि जे रिमूव किया, ए रिमूव किया, सी रिमूव किया, के रिमूव किया, या फिर मैंने इसको डिलीट किया यूज़र ऑपरेशंस में, कोई भी यूज़र ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इस वेरिएबल यूज़र नेम में, और आगे किसी भी कोई भी एक फंक्शन में ये जा के एग्जीक्यूशन के समय ये यूज़र नेम अगर जाके नील हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको यूज़ करने की कोशिश की कि प्रिंट किए, और यहाँ पे मैंने लिखा कि यूज़र नेम, ठीक है, तो ये नील होगा, क्योंकि नील होगा तो हो सकता है कि ये सेक्शन फेल हो, ठीक है। तो ये नील ना हो इसलिए मैंने को यहाँ पे अनरैप करना पड़ेगा, कि मुझे बताना पड़ेगा कंप्यूटर को कि नहीं ये नहीं होगा नील, लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे नील हो चुका है इसलिए देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन क्रैश हो, राइट, क्रैश हुआ यहाँ पे एप्लीकेशन, यहाँ पे क्रैश हो गया। तो अवॉइड करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कंडीशंस लगाने पड़ते हैं कि इफ़ यूज़र नेम इज़ नॉट इक्वल टू नील देन ओनली एग्जीक्यूट दिस कोड। ओके, तो ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये यूज़र नेम को मैंने अनरैप किया हुआ है इस तरीके से। अगर मैं ये अनरैप नहीं करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन इम्प्लिसिटली फ्रॉम स्ट्रिंग टू एनी, ठीक है, क्योंकि एनी मतलब क्या हो सकता है, नल भी हो सकता है स्ट्रिंग के अलावा। तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो ये वेरिएबल का नेम का अगर देखोगे आप कि वेरिएबल क्या है बेसिकली, एक सेकेंड ना, अगर आप देखना चाहोगे कि वेरिएबल में क्या डिफाइंड है, तो ये वेरिएबल जो है वो स्ट्रिंग एक ऑप्शनल है, राइट। तो इसीलिए मेरे को ये ऑप्शनल को यहाँ पे अनरैप करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ेगा, राइट। प्रिंट अगर यूज़र नेम किया तो अब देखिए प्रिंट क्या होगा, अगर क्योंकि यहाँ पे ये था, अगर मैंने इस लाइन को कमेंट किया तो यहाँ पे देखिए ऑप्शनल जैक प्रिंट हो गया आएगा, ये जैक प्रिंट हो गया है। अगर मैं ये नहीं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, अगर इसको इसी तरीके से प्रिंट करता हूँ तो देखिए ऑप्शनल जैक प्रिंट करे हो गया है, क्योंकि ये हो सकता है कि ये एग्जिस्ट हो या ना हो, और क्योंकि इसको हमको एग्जिस्टेंस में लाना है, इसको नॉट नील प्रिंट करना है, इसलिए मुझे यहाँ पे ऑप्शनल लगाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने ऑप्शनल लगा दिया, उसको अनरैप कर दिया, मुझे मालूम है कि ये वेरिएबल रहेगा ही हमेशा, ये कभी भी नील नहीं हो सकता, इसीलिए फिर वो जैक प्रिंट किया। और अगर ये गलती से भी नील हो जाता है, राइट, जैसे कि यहाँ पे, तो ये एग्जीक्यूट नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंडीशंस लगा के रखा हुआ। तो ये बेसिकली ऑप्शनल्स इन स्विफ्ट है, ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये तो अगर आप देख रहे हैं कि स्क्रीन्स होते हैं, स्क्रीन्स पे यूज़र कहीं भी क्लिक कर सकता है, कुछ भी टैप कर सकता है, कोई एक वैल्यू है उसके अंदर डेटा रह सकती है, डेटा नहीं भी रह सकती है, कोई टेक्स्ट फील्ड के अंदर हो सकता है कि बटन का कोई टाइटल हो, लेकिन वो टाइटल एग्जिस्ट ना करता हो, और यूज़र एक्सपेक्ट कर रहा है कि बटन पे क्लिक करने पे जो भी उसका टाइटल हो प्रिंट हो। तो ऐसे सिनेरियो पे अब हमको बहुत ज़रूरत पड़ती है, और क्योंकि स्विफ्ट जो है वो स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज है, इसीलिए हम लोगों को ये यूज़ किया जाता है। और
ड्यूरिंग कंपाइल टाइम ओनली, और रन टाइम एग्जीक्यूशन में ये कंपाइल टाइम में ही ये बता देता है कि आगे जाके फंक्शनैलिटीज़ कहाँ ब्रेक होने वाली है, तो ये ब्रेक ना हो इसलिए हम लोगों को बेसिकली ऑप्शनल की का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो सही लगा हो बेसिक स्विफ्ट का। ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने बताया था कि एक छोटा सा स्मॉल प्रोजेक्ट करेंगे, काइंड ऑफ एन एप्लीकेशन बनाएंगे जो हमको हेल्प करेगा जो हमारा प्रीवियस एप्लीकेशन है उसको रिवाइज करने में, जो हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ था। राइट, ये एप्लीकेशन बेसिकली स्मॉल नंबर म्यूज़िक प्ले करने के लिए है, जो कि हेल्प करेगा चिल्ड्रन को नंबर्स लर्न करने में। तो ऐसा कुछ एप्लीकेशन बनाते हैं। राइट, तो एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फाइल में गया, न्यू में गया, और फाइल न्यू में जा कर के मैंने यहाँ से नया प्रोजेक्ट ओपन किया। राइट, तो ये मेरा नया प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अगेन जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे iOS में ऐप टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, तो मैंने नेक्स्ट किया। राइट, प्रोजेक्ट का नाम दिया, लेट्स से प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ मैं लर्न नंबर। राइट, लर्न, राइट, यहाँ पे मुझे टीम कोई नहीं सिलेक्ट करना है। ठीक है, और कॉम डॉट आलोक। राइट, और ये लर्न नंबर हो गया। राइट, ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफायर, बंडल आइडेंटिफायर जो होगा मेरा कॉम डॉट आलोक डॉट लर्न नंबर होगा। इंटरफेस मुझे स्टोरी बोर्ड ना बनाने में ही रखना है, भी स्विफ्ट यूआई नहीं यूज़ करना है, लैंग्वेज स्विफ्ट करना है, और यहाँ पे स्टोरेज कुछ नहीं रहेगा, इंक्लूड टेक्स्ट मुझे नहीं लेना है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक किया। राइट, अब मैं मुझसे पूछेगा कि मैं कहाँ स्टोर करूँ। राइट, तो मैं जाता हूँ, इसको स्टोर करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरा लर्न नंबर नाम का एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। राइट, अब मैं इसमें iPhone 15 सेलेक्ट करता हूँ। राइट, जो कि मेरा ये वाला सिमुलेटर है, बेसिकली iPhone 15 Pro। राइट, तो iPhone 15 Pro में गया मैं, और इस सीधे साधे एप्लीकेशन को मैंने जब रन करने की कोशिश किया, तो फिलहाल इस एप्लीकेशन में कुछ नहीं होगा, बेसिक टेम्पलेट होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हमारा जो मेन है उसमें अभी कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया हुआ है। राइट, यहाँ पे कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया हुआ है, और जो लॉन्च स्क्रीन है वहाँ पे भी कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया हुआ है। तो एक छोटा सा एप्लीकेशन है, बेसिक सा टेम्पलेट अपने को यूज़र ने प्रोवाइड किया हुआ है ये। ठीक है, तो अब इसी को हम लोग एकदम स्क्रैच से शुरू करेंगे। ठीक है, स्क्रैच से शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें एसेट्स क्या क्या चाहिए रहेगा, वो एसेट्स इकट्ठा कर लेते हैं। राइट, forget about the app icon as of now, we are not going to use app icon. Right, let the app, because मैंने आपको पहले ही बता चुका कि ऐप आइकन कैसे ही बनाते हैं, बट अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको वापस से रिवाइज़ करा दूंगा। बट फिलहाल अभी एप्लीकेशन का ऐप आइकन का यूज़ नहीं करते हैं। तो अभी हम लोगों को इसमें एक स्प्लैश स्क्रीन की लगेगी, तो एक बैकग्राउंड इमेज उठाते हैं हम लोग। तो अगर मुझे बैकग्राउंड इमेज उठाना है तो मैं वो बैकग्राउंड इमेज देखता हूँ मैंने कहाँ रखा हुआ है। तो ये मेरे सर्टेन एसेट्स है जहाँ पे मैंने पूरे अपने एसेट्स रखे हैं, तो ये एक बैकग्राउंड इमेज है। राइट, तो यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस बैकग्राउंड इमेज को एक एसेट बनाता हूँ। तो ये मेरा बैक इमेज हो गया। राइट, इसी को कॉपी पेस्ट करके फ़िलहाल के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ, बट प्रोफेशनली हम लोग क्या करते हैं, डिज़ाइनर से बैकग्राउंड इमेज बनवाते हैं। राइट, और उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये मेरा बैकग्राउंड इमेज हो गया। राइट, इस बैकग्राउंड इमेज को मैंने लॉन्च स्क्रीन पे जाता हूँ। लॉन्च स्क्रीन में जब मेरा स्प्लैश स्क्रीन, बेसिकली जब मेरा स्प्लैश स्क्रीन लॉन्च होगा, तो आपको याद होगा कि अगर मुझे यहाँ पे इमेज लगवाना है तो मेरे को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, अपने कंट्रोल्स लेके आना पड़ेंगे, यहाँ पे एक इमेज व्यू लेके आना पड़ेगा। ये इमेज व्यू आ गया, ये इमेज व्यू को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पे, और इसके साइज़ को मैंने एक्सपांड करके फुल ऑफ द स्क्रीन रखा। राइट, तो अगर हम लोग साइज़ इंस्पेक्टर में जाकर देखेंगे तो ये व्यू और इसका साइज़ बराबर होना चाहिए। तो ये फ़िलहाल अगर व्यू का साइज़ है तो व्यू का साइज़ जो है हमारा है 393 to 852। ठीक है, तो इमेज का भी साइज़ होना चाहिए 393 to 852, और इसका पोजीशन एक्स और वाई जो है 00 होगा। तो ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो ये देखें मैंने ये बेसिकली एक इमेज डला दिया। अब इस इमेज के अंदर मेरे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर्स में, बेसिकली व्हेन आई विल सिलेक्ट इमेज एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर्स में
इमेज को मुझे स्प्लैश बैक इमेज लेना है, तो ये बैक इमेज आ गया। अभी बैक इमेज लेना तो है मुझे, लेकिन इसका कंटेंट मोड एस्पेक्ट फिट होना चाहिए, राइट। इसका कंटेंट मोड जो होता है बैक का वो एस्पेक्ट फिट होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ देखिए कंटेंट मोड एस्पेक्ट फिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एस्पेक्ट फिट रहेगा तो ये पूरा स्क्रीन कवर नहीं करेगा, राइट। तो इसके लिए फिर मुझे इसे एस्पेक्ट फिल करना पड़ेगा। फिर स्ट्रेच हो चुका है अकॉर्डिंगली, यानी पूरा स्क्रीन का साइज़ ले चुका है इमेज व्यू, राइट। लेकिन अगर फिर भी इसको हम लोग रन करेंगे, जैसे कि अगर मैं इसको दूसरे मोड में रन करता हूँ तो देखिए ये हाफ ऑफ द स्क्रीन नहीं लेता। तो इसके लिए मुझे इसका कंस्ट्रेंट सेट करना पड़ेगा, राइट। अब इसे कंस्ट्रेंट सेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल सा काम है। इस सभी कंस्ट्रेंट्स को हम लोगों को 0 0 सेट करना पड़ेगा। बस ये याद रखना पड़ेगा कि जो सेफ एरिया या सेफ एरिया भी ना रहते हुए मेन व्यू है, मेन व्यू से 0 है। इसको मैं ऐड 4 कंस्ट्रेंट किया। अब आप देखेंगे कि जब भी मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो ये प्रॉपरली दिख रहा है, ठीक है। प्रॉपरली पूरा कवर स्क्रीन कवर कर रहा है। तो ये हम लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल में लर्न किया था। तो आई एम जस्ट रिवाइजिंग द सेम थिंग, नथिंग एल्स, राइट। तो ये आपको पता ही है, राइट। इसी तरीके से अगर मैं मेन में आता हूँ, मेन चीज़ में मुझे ये करना है, ठीक है। तो अभी तक तो आपको लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा, राइट। अगर मुझे इमेज लेना है तो यहाँ पे इमेज लेकर आया, मैं इमेज व्यू को लिया सर्च करके, राइट। फिर से वापस स्क्रैच पे किया, यहाँ पे इसको फटाक से मैंने व्यू के साइज़ का किया, राइट। नाउ इफ़ आई सी द साइज ऑफ इंस्पेक्टर, it's 393 852, again this will be 393 852 00 पोजीशन, राइट। अब इसके इमेज एट्रीब्यूट्स इंस्पेक्टर में जा करके इसका इमेज चेंज करके मुझे बैक कर देना है। इसके कंटेंट व्यू को मुझे एस्पेक्ट फिल कर देना है और इसमें मुझे कंस्ट्रेंट्स लगा देना है। अब कंस्ट्रेंट्स जो रहेगा वो हमेशा व्यू के अकॉर्डिंग रहेगा। तो इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ और व्यू के अकॉर्डिंग इसका कंस्ट्रेंट सेट कर देता हूँ। बाकी तो कंस्ट्रेंट्स इसके व्यू के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ऐड 4 कंस्ट्रेंट किया। अब मैं इसको कहीं भी रोटेट कर रहा हूँ, तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो एप्लीकेशन को, तो आप देखेंगे कि मेरा स्प्लैश स्क्रीन लॉन्च होता है और साथ साथ में स्प्लैश स्क्रीन के साथ मेरा होम स्क्रीन लॉन्च होगा। और होम स्क्रीन जब भी लॉन्च होगा तो इट विल शो द सेम बैकग्राउंड। तो हमको कन्फ्यूजन मतलब ऐसा एक स्मूथ यूज़र एक्सपीरियंस आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक स्मूथ यूज़र एक्सपीरियंस आया है जब इसको एग्जीक्यूट किया। तो चलिए अब हम लोग डिज़ाइन करना चालू करते हैं हमारा बेसिक एप्लीकेशन बेसिकली। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास कुछ बटन्स रहेंगे 1 से लेकर 10 तक के, राइट। और एक बटन पे जब भी हम लोग प्रेस करेंगे तो वो बटन पे जैसे हम लोग प्रेस करते हैं तो बेसिकली होगा क्या कि वो बटन पे क्या लिखा हुआ है वो साउंड प्ले होगा, राइट। तो ऐसा कुछ हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही यूनिक सा एप्लीकेशन है, लेकिन देखते हैं, ठीक है। तो कैसे किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले मुझे बटन चाहिए रहेगा यहाँ पे। तो मैं एक बटन डिफाइन करता हूँ। ये बटन उठाया मैंने, ये बटन यहाँ पे मैंने डाल दिया, राइट। अब ये बटन बहुत ही फीका सा दिख रहा है। तो मैंने क्या काम किया कि पहले तो इसके बटन के अंदर मैंने टाइटल रखा 1, राइट, क्योंकि पहला जो नंबर रहेगा वो 1 ही प्ले होगा, राइट। इसकी फ़ॉन्ट साइज़ में जा कर के मैंने लेट्स से कस्टम रखा हूँ उसको। अगर मैंने इसको फ़ॉन्ट को कस्टम रखा हुआ है, रेगुलर रखा हुआ है, साइज़ को मैं इसको यहाँ पे जा कर के 100 डाल देता हूँ, राइट। तो डन किया मैंने। अगर यहाँ पे मैं 100 करता हूँ, 100 से ज़्यादा अच्छा आई थिंक 50 लगेगा, ठीक है। तो ये मैंने नंबर प्रेस कर दिया है, नंबर डाल दिया है 50। डन। इसका बैकग्राउंड इमेज से चेंज करता हूँ। इसका बैकग्राउंड इमेज फ़िलहाल के लिए लेट्स से अगर मैं पर्पल रखता हूँ, और इसका बटन का विड्थ साइज जो है वो मैं फिर से यहाँ पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर में जा कर के लेट्स से 50 एंड 50 रख दिया, राइट। इसको मैं थोड़ा सा 60 करता हूँ, ताकि नहीं 50 सही है, चलिए ठीक है। और लेकिन ये थोड़ा सा भर के नहीं दिख रहा है नंबर 1। तो सबसे पहले तो मैं इसके फ़ॉन्ट को जा करके थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ताकि एकदम बाउंड्री पे टच ना रहे, राइट। नहीं तो बाउंड्री पे टच हुआ रहेगा तो अगर वो अच्छा नहीं दिखे। तो लेट्स से इसके फ़ॉन्ट साइज़ को मैंने 40 किया, राइट, जस्ट फॉर द बेटर यूज़र एक्सपीरियंस। और उसके फ़ॉन्ट के कलर को
मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, टिंट जो है वो डिफ़ॉल्ट है उसको मैं वाइट कर देता हूँ। तो ये एक मेरा बटन बन गया है, राइट। ये थोड़ा सा बढ़िया बटन दिख रहा है, प्रेसेबल भी है। तो ऐसे ही मैंने कुछ और बटन बना देने हैं, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी किया, राइट, इस तरीके से, राइट। कॉपी भी कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि ऑप्शन प्रेस करके अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा तो आई वुड हैव अनदर 3 बटन्स ऑफ माइन, राइट। अब ये नंबर 10 यूज़ करने के लिए, राइट। तो ये जो यहाँ पे जो इसका फ़ॉन्ट रहेगा वो 2 वैल्यू रहेगी, वो 2 रहेगी टाइटल बेसिकली, और यहाँ पे 3 रहेगी। मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ ताकि इसमें कुछ नया सीखने का नहीं है, हम लोग बस रिवाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये सब काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं, राइट। ठीक, इसका वेट मुझे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ये अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसको 50 ना करते हुए मैं 80 कर देता हूँ। सॉरी, हाइट हो गया है, इसको मैं 80 करता हूँ। तो ये नंबर 10 हो गया, राइट। तो यहाँ पे मैं टाइटल ऑफ द एप्लीकेशन लिख देता हूँ, ठीक है। लेट्स से टाइटल ऑफ द एप्लीकेशन लर्न नंबर, बस, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा उसका लुक एंड फील सही कर देता हूँ मैं। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर में जाऊँगा मैं। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर में जाकर के अगर ये फ़ॉन्ट सिस्टम का ना लेते हुए मैं कस्टम फ़ॉन्ट लेता हूँ, और यहाँ पे जाकर के हेल्वेटिका न्यू करके इसके फ़ॉन्ट को बढ़ा करके लेट से मैं 30 कर देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। रेगुलर ना करते हुए इसको बोल्ड कर देता हूँ, और इसका जो कलर है वो मैं चेंज करके लेट से पर्पल करता हूँ, राइट। सॉरी, इसको क्लिक करा है, इसका कलर जो है वो मैं चेंज करता हूँ बेसिकली। कहाँ है कलर इसका? हाईलाइटेड शेडो, बैकग्राउंड कलर, हाँ तो ये कलर है, इसको मैं पर्पल कर दिया हूँ, राइट। हाँ, तो अभी मेरे स्क्रीन पे पूरे कंपोनेंट आ चुके हैं, राइट। अभी पूरे कंपोनेंट आ चुके हैं, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कंपोनेंट उतने खास मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि ये प्रॉपरली अलाइन नहीं है। सबसे पहली बात तो इसको हम लोग अलाइन करेंगे, और दूसरी बात है कि यही मैं स्क्रीन को रोटेट करूँगा तो देखिए कट ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो वो भी चीज़ सही नहीं है, राइट। तो इसको भी अपने को सही करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको प्रॉपरली वर्क करने के लिए हर एक चीज़ को सबसे पहले तो एक व्यू के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने अभी एक व्यू के अंदर लिया, ये तीनों नंबर जो हैं, ठीक है, ये तीनों नंबर को सिलेक्ट करके मैंने फिर से इसको एक व्यू के अंदर लिया, राइट। फिर इन तीनों नंबर को सिलेक्ट करके फिर से मैंने इसको व्यू के अंदर लिया, राइट। फिर इन तीनों नंबर को सिलेक्ट करते हुए मैंने इसको फिर से वापस से व्यू के अंदर लिया, और मैं इस नंबर को भी व्यू के अंदर ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब हुआ क्या, हम लोगों को इन सभी नंबर का, जैसे कि हमारे पास टोटल कंपोनेंट्स है 1 2 3 4, जैसे 10 और 11 कंपोनेंट्स थे, राइट। तो ये 11 कंपोनेंट्स को प्रॉपरली कंस्ट्रेंट देने के बजाय अभी हम लोग 1 2 3 4 5 ही कंपोनेंट को अगर हम लोग प्रॉपरली कंस्ट्रेंट देंगे तो उसके अंदर ये सब प्रॉपरली अलाइन हो जाएंगे। ऑल्दो उनको भी कंस्ट्रेंट देना पड़ेगा, बट वी डिड नॉट हैव टू प्ले ईच एंड एवरी वी डिड नॉट हैव टू अप्लाई ईच एंड एवरी कंपोनेंट अ पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट्स, और उनका ऑटो लेआउट करना अपने को बहुत ईजी जाएगा। तो इस तरीके से कभी भी हम लोग अगर डिवाइड कर लेते हैं सेक्शंस वाइज, तो क्योंकि हमको पता है कि ये इसी लाइन में रहने वाला, ये इसी लाइन में रहने वाला, ये इसी बट प्रॉपरली अलाइन रहने वाला है स्क्रीन में, तो इस तरीके से हम लोगों का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अब मैं ये पूरे कंस्ट्रेंट को अगर मैं कवर करता हूँ, राइट, ये पूरे मैंने व्यू को लिया। देखिए ये पहला व्यू है, ये दूसरा, ये पहला व्यू है, ये दूसरा व्यू है, तीसरा व्यू है, ये चौथा व्यू है। अब ये व्यू जो ऊपर वाला है, राइट, तो अगर हम लोग इसको ड्रैग करके ऊपर लेके आ गए, राइट, तो ये हमारा पहला व्यू हो गया। ये दूसरा व्यू नीचे है, तो इसको उठा करके मैंने यहाँ पे डाल दिया हुआ है, राइट, बाहर। ये ही गलतियाँ होती है यूजुअली, ठीक है। तो ये व्यू जो है, इस व्यू को मुझे सबसे बाहर रखना पड़ेगा,
राइट। तो ये मेरा पहला व्यू है, ये दूसरा व्यू है, ये तीसरा व्यू है, ये चौथा व्यू है और ये पांचवा व्यू है। ठीक है, ये पांचवा व्यू का मैं कोऑर्डिनेट जो है वो थोड़ा सा नीचे करता हूँ। अगर ये 136 पे है तो इसको मैं 200, सॉरी ये तो ठीक है 136 रहेगा, इसके वाई कोऑर्डिनेट को मैं 400 पे लेके आता हूँ। राइट, तो अभी हम लोगों का इस तरीके से व्यू हो गया है। राइट, ये बैक बटन है। राइट, और ये व्यू है, पहला व्यू, ये दूसरा व्यू, ये तीसरा व्यू, ये चौथा व्यू। देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, यहाँ से जैसे माउंट चल रहा है। तो ये काइंड ऑफ हम लोगों ने एक सेपरेशन लॉजिक दे दिया हुआ है कि हमेशा हमारा व्यू जो रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। राइट, अब इस पूरे व्यू को मैं ग्रैब करके एक स्टैक व्यू के अंदर डाल देता हूँ। राइट, ये मैंने उठाया, अब इसको स्टैक व्यू के अंदर डाल दिया। अब मेरा पूरा व्यू एक स्टैक व्यू के अंदर आ गया है। अभी देखेंगे ये स्टैक व्यू के अंदर किस खूबसूरत तरीके से ये सब कुछ अलाइन हो चुका है। तो अगर मेरा फ़ोन का फ्रेम ये ना रहते हुए सिंपली ये स्टैक व्यू रहता है, ये फ़ोन का फ्रेम, तो देखिए कितने प्रॉपरली तरीके से अलाइन हो गया है। थोड़े बहुत अलाइनमेंट ही बाकी है, तो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। बस मुझे सभी का एक कंटेनर व्यू बनाना पड़ा, और कंटेनर व्यू को मैं अलाइन करूँगा तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगी एंड इट विल लुक गुड ऑन द फोन एज वेल। राइट, तो ये मैंने कर दिया हुआ है। ना व्हाट आई विल डू इज़, जिस तरीके से मैंने बैकग्राउंड को दिया था उसी तरीके से मैं स्टैक व्यू को भी एक कंस्ट्रेंट दे दूंगा। तो स्टैक व्यू को कंस्ट्रेंट देने के लिए मैं वापस से आता हूँ कंस्ट्रेंट में। अब यहाँ पे मैंने स्टैक व्यू को लेट्स से 0 0 अगेन 0 एंड ये 0 ये दे दिया हुआ है। अब इसको जो मुझे देना है, ये बस याद रखिए कि इसको हम लोगों को सेफ एरिया व्यू के अकॉर्डिंग ही देना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि बटन जो है वो बाहर निकले। ठीक है, और ये जो रहेगा वो व्यू के अकॉर्डिंग रहेगा बेसिकली। ठीक है, ये व्यू के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, और इसको मैं 0 0 सेट करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब मेरा जो फ्रेम है वो स्ट्रेच होकर के बेसिकली फ़ोन का ले चुका है, और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ लुकिंग अलाइंड। राइट, लेकिन अगर थोड़ा सा और अलाइन करना है, क्योंकि ये दिख रहे हैं ये थोड़ा सा साइज़ बड़ा हो गया, ये सब छोटे साइज़ हैं। इनकी हाइट प्रॉपर है लेकिन इसकी हाइट बराबर नहीं है। तो मैं स्टैक व्यू के अलाइनमेंट में जाऊँगा। राइट, स्टैक व्यू के अलाइनमेंट में जाऊँगा। यहाँ पे अलाइनमेंट सेंटर दिया हुआ है और डिस्ट्रीब्यूशन फिल दिया हुआ है। ठीक है, तो अलाइनमेंट भी मैं फिल करता हूँ और ये डिस्ट्रीब्यूशन को फिल इक्वली करता हूँ। तो अभी देखिए, अभी ये जो है वो थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज हो गया है। राइट, मेरे पूरे व्यूज़ जो हैं वो स्टैक व्यू के अंदर प्रॉपरली फिलअप हो गए हैं। अब मैं अगर इसको रोटेट करने की कोशिश करता हूँ तो हाँ, एप्लीकेशन उतना खूबसूरत नहीं दिखेगा लेकिन समवॉट अलाइन दिखेगा। देखिए थोड़ा बहुत अलाइन दिख रहा है। राइट, थोड़ा बहुत अलाइन दिख रहा है, इसको हम लोग प्रॉपरली अलाइन और भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं वापस से स्टैक व्यू में आता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे स्पेसेस दिख रहे हैं जो मुझे नहीं चाहिए, इतने स्पेसेस। राइट, तो ये इनके बीच की स्पेसिंग जो है 43 दिख रही है फिलहाल के तौर पे। जस्ट विजिबिलिटी पर्पज़ के लिए मैंने इनके बीच के स्पेसिंग 1 कर दिया। अब मैं वापस से अपने व्यू को घुमाऊँ। राइट, तो ये देखिए थोड़ा सा और अलाइंड हो गया। अब मुझे बस वापस से इन लोगों को सेंटर में लेके आना ताकि ये प्रॉपरली अलाइन दिखे। ठीक है, तो ये मेरा व्यू हो गया। और एक चीज़ और दिख रहे हैं आप यहाँ पे नीचे में, थोड़ा सा ये अकॉर्डिंग टू व्यू नहीं है। राइट, ये इसके अकॉर्डिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि 10 जो है वो नीचे जाए। राइट, 10 अगर बीच में सेंटर में आता है तो हो सकता है इसके नीचे कटे। तो ये ऐसा ही सही है, इसको इसी तरीके से रहने देते हैं फ़िलहाल हम लोग। ठीक है, अब मैं इसको वापस से पोर्ट्रेट मोड में डालता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब मेरे पास अगर देखा जाए तो पहले वाले व्यू के अंदर एक ही कंट्रोलर है, वैसे ही इसके व्यू के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट है। तो मुझे इसको सही करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इस व्यू के सेंटर में डाल देता हूँ। तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, व्यू के सेंटर में डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 2 कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा। ये सेंटर में हो गया, और वैसे ही इसको ही मुझे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये मेरा फिर सेंटर में हो गया। तो अभी मैं अगर रोटेट करूँगा तो देखिए मेरा ये सेंटर में है, ये सेंटर में। बस मुझे ये मेरा जिस तरह में ये कहीं थोड़ा बहुत मुझे डायलिंग पैड सामान दिख रहा है। ठीक है, और इसको मुझे सेंटर में डालना है। ठीक है, तो इसको सेंटर में डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि पहले तो वापस इसको रोटेट कर देता हूँ मैं।
अब इसको सेंटर में डालना है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने सबका स्टैक एक व्यू में कंस्ट्रेंट करके इसको बनाया था, उसी तरीके से क्या अगर हम इसको भी स्टैक व्यू में डालेंगे तो ये हो जाएगा। तो अगर मैंने ये तीनों ऑब्जेक्ट को एम्बेड करके एक स्टैक व्यू में डाला तो क्या ये प्रॉपरली अलाइन हो जाएगा? चलिए ट्राई करते हैं कि ये मैंने पहला व्यू लिया, ठीक है, इसको ही मैं एक हॉरिजॉन्टल स्टैक व्यू में डालता हूँ। तो ये हॉरिजॉन्टल स्टैक व्यू में हो गया, ठीक है। अब ये इस पर्टिकुलर व्यू को मैं सिंपली क्या काम करूँगा कि सेंटर में लेके आ जाऊँगा। तो ये व्यू को मैं अलाइनमेंट लेट से देता हूँ कि ठीक है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अलाइंड एट फोर कंस्ट्रेंट। तो ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइन हो गया है, ठीक है। सिमिलरली मैं इस स्टैक व्यू के साथ भी वही इन बटन्स के साथ भी वही करने वाला हूँ। इसको पहले मैं एम्बेड करके एक हॉरिजॉन्टल स्टैक व्यू में डालूंगा, और जैसे ही मैं स्टैक व्यू में डालूंगा तो ये स्टैक व्यू को मुझे कंस्ट्रेंट देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपली हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अलाइंड टू कंस्ट्रेंट्स। तो ये वापस से हॉरिजॉन्टली वर्टिकली अलाइंड हो गए। सिमिलरली ये चीज़ है, इसको ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, राइट, इसको एम्बेड इन व्यू करता हूँ, ठीक है। कहाँ गया? स्टैक व्यू, राइट। और अगेन इसको मेरे को सेंटर में लेके आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसको कंस्ट्रेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो ये वापस से सेंटर में आ गया, राइट। नाउ दिस इज़ लुकिंग मच मोर बेटर, राइट। लेकिन यहाँ पे अभी भी हमारे पास एरर है, वो देखते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। वी आर हेयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ओनली। बट अगर आपको देखना है तो अभी ये एक एप्लीकेशन काइंड ऑफ अ प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है पूरे कंट्रोल्स इसके। अगर मैं वापस से इनको कॉल करूँ, देखिए यहाँ पे भी बहुत ही सही दिख रहा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं एरर देखता हूँ कि ये एरर क्या बता रहा है, तो ये कंटेंट प्रायोरिटी का बेसिकली एरर बता रहा है। अगर इसे कुछ फिक्सेस भी बताया है, सेट हॉरिजॉन्टल हगिंग प्रायोरिटी एंड ऑल दो थिंग। तो ये पूरे जो अगर आपको इश्यूज़ दिख रहे हैं, ये पूरे इन बटन से रिलेटेड इश्यूज़ दिख रहे हैं, राइट। ये पूरे इन बटन से रिलेटेड इश्यूज़ दिख रहे हैं, राइट। अगर मैं हर एक स्टैक व्यू को जाके पकड़ूं, पहले वाले स्टैक व्यू को जाके पकड़ूं और इसका अलाइनमेंट में फिल किया और इसका डिस्ट्रीब्यूशन को ये मैंने फिल प्रोपोर्शनली कर दिया, लेट से, ठीक है। सिमिलरली इन स्टैक व्यू को भी जाता हूँ, इसको भी मैं फिल प्रोपोर्शनली कर लेता हूँ, ठीक है। इस सेम चीज़ इसको भी मैं जाता हूँ और इसका ये मैं फिल प्रोपोर्शनली कर देता हूँ, फिल इक्वली, सॉरी, ये फिल इक्वली कर लिया। प्रोपोर्शनली की जगह मुझे इक्वली करना था, फिल इक्वली कर लिया। और सिमिलरली यहाँ पे मैं जा कर के फिल इक्वली कर, तो देखिए मेरे एरर भी जा चुके हैं, ये फिल इक्वली भी हो भी चुका है। अगर मैं वापस से रोटेट करता हूँ तो ये मेरा प्रॉपर मुझे दिख भी रहा है। तो इस तरीके से मैंने कंस्ट्रेंट्स अप्लाई किया है, वी हैव ज़ीरो एरर्स, और हमारे जो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली प्रॉपरली अलाइन हो चुके हैं, राइट। वो प्रॉपरली अलाइन हो चुके हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर मैं चाहता हूँ तो इसका विड्थ का कंस्ट्रेंट भी मैं सेट कर सकता हूँ कि इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल विड्थ क्या रहना चाहिए। बेसिकली ये अगर विड्थ चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं करना है। ये मुझे बहुत सही दिख रहा है एप्लीकेशन। अभी मैं एक काम करता हूँ, इन सभी व्यू को पकड़ता हूँ, बिकॉज ये व्यूज़ जो हैं वो मुझे दिखाने नहीं है, ठीक है। और इनका बैकग्राउंड जो है वो मैं डिफ़ॉल्ट सेट कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट। तो ये पूरे नंबर्स आ चुके हैं मेरे पास, स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहे हैं और प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। अभी मैं इस पर अगर क्लिक करूँगा तो मुझे बस म्यूज़िक प्ले करना है, ये काम करना है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि इसको क्लिक करना है तो इसका मुझे आई बी एक्शन मेथड लिखना पड़ेगा। अब इसके आई बी एक्शन मेथड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं असिस्टेंट में जा करके इसका असिस्टेंट ओपन करूँगा, राइट। तो ये मेरा व्यू कंट्रोलर का असिस्टेंट ओपन करके दे देगा। इसको मैं थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट कर देता हूँ ताकि वी कुड हैव अ प्रॉपर लुक ऑफ द व्यू, तो और आपको देखने में आसानी जाए। तो ये थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर दिया मैंने, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर दिया और इसको सेंटर में लेके आया, राइट। तो होप आपको ये व्यू अभी थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट दिख रहा होगा, सेंटर में दिख रहा होगा, राइट। ये तो अभी हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि इस तरीके से हम लोगों ने अभी मेरे को आई बी एक्शन लिखने का है इसका। तो इसको मैंने क्लिक किया, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर मेरे को इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो यहाँ पे मैं गया, इसको बेसिकली कंट्रोल प्रेस करके, है ना, मुझे इसका आई बी एक्शन मेथड लिखना है तो यहाँ पे गया और इसका आई बी एक्शन डिफाइन किया। तो कनेक्शन जो है वो कनेक्शन टाइप रहेगा एक्शन, नेम जो रहेगा तो उसका लेट से नाम दे देते हैं BUTTON, बटन प्रेस्ड, PRESSED, प्रेस्ड,
टाइप जो रहेगा वो UI बटन ही रहेगा, राइट, और टचअप इनसाइड ही रहेगा और इसका नाम सेंटर ही रहेगा। और मैं इसको यहाँ पे जैसे ही बटन करता हूँ तो मेरा एक IB एक्शन तैयार हो गया, राइट, ठीक है। वो IB एक्शन तैयार हो गया है और वो IB एक्शन कह रहा है बेसिकली, वो ये कह रहा है कि ये एक एक्शन मेथड है जो कि इससे लिंक्ड है, राइट, और जब भी मैं इसको प्रेस करूँगा तो इसके विद इन के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करके देख लेता हूँ एक बार कि ये मेरा कोड काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे बटन प्रेस्ड, राइट, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया बटन प्रेस्ड, राइट। फिर मैं इसको वापस से रन करके देखता हूँ और देखता हूँ कि मेरा बटन जो है वो बेसिकली एक्शन जो मेथड है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, मैं जब ही मैं बटन को प्रेस कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ मुझे बटन प्रेस दिखा, लेकिन ये सिर्फ इसी के लिए काम करेगा, ठीक है। अगर मैं दूसरा, तीसरा या चौथा इन सबको मैं कनेक्ट करूँगा तो वो नहीं काम करेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इस पर्टिकुलर IB एक्शन से सभी बटन्स को कंप्लीट करना है, क्योंकि बेसिकली करना क्या है कि मुझे सभी बटन्स के साथ एक ही काम करना है, वो है एक साउंड प्ले करना है, राइट। हाँ, सिंपल सा एक काम करना, साउंड प्ले करना। तो अगर मेरे को सभी एक्शंस के साथ प्ले करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको IB एक्शन को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन के साथ, और मुझे सारे बटन में IB एक्शंस लगाने पड़ेंगे। तो इसका भी देखिए अभी सेम हो गया, देखिए 1 2 दिख रहा था यहाँ पे, अभी मैं 3 के लिए भी यही काम करूँगा, 3, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे अगर फिर 1 2 3 दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ तो ये ऐसे ही 4, राइट, similarly for 5, similarly for 6, sorry, similarly for 6, right, similarly for 7, and then 8, and then 9, and then I have same IB action for 10, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे होवर करूँ तो देखिए ये जो बटन प्रेस मेथड है वो सभी से कनेक्टेड हो चुका है, ठीक है, सभी के लिए IB एक्शन जा चुका है। अब मैं अगर इन बटन्स को यहाँ पे भी देखूँगा तो हर एक बटन्स के एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर में आपको बेसिकली क्या दिखेगा, IB एक्शन दिखेगा। तो अगर मैं ये बटन को चूज़ करता हूँ और इसके इंस्पेक्टर में जाता हूँ तो देखिए ये बटन प्रेस्ड, टचअप इनसाइड बटन प्रेस्ड, सिमिलरली फॉर दिस बटन ऑल्सो इट इज शोइंग बटन प्रेस्ड। तो हर एक बटन से हमारा IB एक्शन जो है वो कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। दैट इज द सीन। Now when I will again run the application, right, if you will see for each and every button pressed हमारे लिए वो प्ले होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, राइट। तो इस तरीके से बटन प्रेस हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको स्टॉप किया हूँ, राइट। अब एक काम करते हैं हम लोग, हर एक बटन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उनको टैग दे देते हैं। तो आप ये भी जानना सीखेंगे बटन को टैग कैसे देता हूँ, ठीक है। तो ये हर एक बटन का अपना यूनिक टैग अगर दे दूंगा तो मुझे उस बटन को आइडेंटिफाई करने में ईजी जाएगी। तो अगर मैं इसको 1 पे प्रेस करता हूँ और इसके एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर पे जाता हूँ, राइट, तो अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ बटन को टैग दिया हुआ है। हर एक बटन को फिलहाल टैग जो है वो 0 दिया हुआ है, लेकिन मैं सबका टैग चेंज करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने इसका टैग 1 कर दिया, राइट, इसका टैग 2 दे दिया, ठीक है, इसका टैग लेट्स से 3 दे दिया हूँ, राइट। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, हर एक बटन को प्रॉपरली एक यूनिक टैग दे रहा है 3 4, ताकि उसको हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। और अगर आगे जा कर के हमें उस बटन से रिलेटेड कुछ करना होगा तो यूजिंग दिस टैग हम लोग कर पाएंगे, राइट। 6, यहाँ पे 7, राइट, अभी यहाँ पे 8, राइट, और यहाँ पे 9, ये मैंने टैग दे दिया है, राइट, और ये लास्ट बटन मेरा 10, तो इसको मैंने टैग 10 दे दिया। अब देखूंगा, एक बार देख लेता हूँ, वापस से कंफर्म कर लेता हूँ कि सबको प्रॉपर्ली टैग मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। और कहीं कुछ किसी को सिमिलर टैग तो नहीं मिल गया है, या किसी को क्रॉस टैग तो नहीं मिल गया, जैसे 9 को 8 मिल गया हो, 8 को 7 मिल गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्ली टैग भी मिल चुका है, राइट। अभी बटन का टैग, अभी काम करते हैं यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सेंटर है। ये सेंटर बेसिकली आइडेंटिफाई क्या कर रहा है, जब हम लोगों ने IB एक्शन को डाला था
तो सेंडर आइडेंटिफाई क्या कर रहा है, बेसिकली सेंडर आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये जो हमारा सेंडर है वो बेसिकली बटन ही है, यूआई बटन टाइप का बटन है, और ये इसी का रेफरेंस है, इसी बटन का बेसिकली एक रेफरेंस है। अगर आपको देखना है तो बटन प्रेस्ड विथ टैग, मैं आपको दिखाता हूँ विथ टैग, इस बटन का टैग क्या है, सेंडर डॉट टैग। अगर मैं ऐसे करता हूँ और फिर मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो ये आपको बताएगा बटन प्रेस्ड विथ टैग, उसका टैग क्या था, राइट। तो जिस बटन को भी क्लिक करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 को क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर बता रहा बटन प्रेस्ड विथ टैग 1। अगर मैं 10 को क्लिक करता हूँ तो बटन प्रेस्ड विथ टैग 10। तो सिमिलरली 2 को किया तो बटन प्रेस्ड विथ टैग 2, 6। तो जिसको भी मैं क्लिक कर रहा हूँ, जिसको जो टैग दिया हूँ वो टैग यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी बटन को भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर लिया हुआ है और ये भी कर लिया हुआ है। अभी हमको क्या करना है कि एक मेथड बनाना है बेसिकली, ये जो म्यूज़िक को प्ले करेगा, ठीक है, प्ले साउंड नाम का एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे फंक कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, प्ले साउंड यूज़ करना पड़ता है, पैरेंथेसिस में मैंने ओपन किया हुआ इसको, ठीक है, स्कोप में लिमिट कर दिया कि ये मेरा पैरामीटर वाला पैरेंथेसिस देगा जो राउंड सर्कल है, और ये मेरा ब्लॉक ऑफ द कोड रहेगा जिसको मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाला हुआ है, ठीक है, जो कि फंक्शन के स्कोप को आइडेंटिफाई करेगा, राइट। अब इसी के बीच के मुझे कुछ कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें कुछ पैरामीटर पास करना पड़ेगा। वो पैरामीटर पास क्या करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे पैरामीटर, तो इन सबसे पहले मुझे कुछ म्यूज़िक्स प्ले करने हैं। तो म्यूज़िक्स प्ले करने के लिए यहाँ पर साउंड फाइल का होना ज़रूरी है, राइट। तो वो साउंड फाइल को मैं कैसे ऐड करूँ, जैसे कि मैंने बाकी सब एसेट्स ऐड किए थे, तो इसी प्रोजेक्ट में मुझे वो साउंड फाइल्स भी ऐड करने पड़ेंगे। तो साउंड फाइल्स को ऐड करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आपको जाकर के वो साउंड फाइल लेने पड़ेंगे। तो एसेट्स में आप मुझे देखेंगे यहाँ एक म्यूज़िक नाम का फोल्डर है जिसमें पूरे साउंड फाइल्स हैं। ये मैंने पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है। अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो देखिए 1 प्ले हुआ, राइट, 2 प्ले हुआ, 3 प्ले हुआ, 4 प्ले हुआ, इस तरीके से ये म्यूज़िक प्ले हुआ है। तो ये मैं क्या करता हूँ, सिंपली ड्रैग किया, इसको ड्रैग करने के बाद ये म्यूज़िक को इस प्रोजेक्ट में मैंने ऐड कर दिया। तो जैसे मैं ऐड कर दिया हूँ, याद रखिएगा ये क्रिएट ग्रुप्स बोला है, क्रिएट ग्रुप्स रखना हुआ है, और इसको मैंने फिनिश कर दिया। डेस्टिनेशन कॉपी आइटम सिर्फ नीडेड में यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है, और इसको फिनिश किया, राइट। तो ये मेरा पूरा म्यूज़िक इसके अंदर ऐड हो गया है, राइट। अब क्योंकि ये ऐड हो चुका है तो अगर मैं इसको प्ले करना चाहूँगा तो मैं प्ले कर सकता हूँ। अब किसी भी म्यूज़िक को प्ले करने के लिए तो सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि वो म्यूज़िक को प्ले कैसे करना है। तो ऐसे ही सब चीज़ों के लिए हम लोग इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली एक AV फाउंडेशन क्लास आता है, मैं आपको सर्च करके देखता हूँ, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ भी अगर अपने को लर्न करना है, वी हैव अ गूगल विद अस, वी कैन डू एनीथिंग। तो लेट्स से हाउ टू प्ले म्यूज़िक इन iOS ऐप यूजिंग स्विफ्ट, राइट। ये मैंने डाला, राइट। ये मेरे पास इतने सारे वीडियो कंटेंट्स आ गए, और लेकिन हमारा सबसे प्यारा दोस्त किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए होता है स्टैक ओवरफ्लो, राइट। तो मैं स्टैक ओवरफ्लो का पहले ही लिंक ओपन करता हूँ। जैसे ही मैंने स्टैक ओवरफ्लो का पहले लिंक दिया तो उसको भी एक क्वेश्चन है, माई कोड वर्क इन स्विफ्ट 1.0 बट नाउ इट डजंट वर्क एनी मोर इन स्विफ्ट 2.0। तो हम लोगों को लेटेस्ट वर्जन देखना है। यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन का कोई एग्जांपल दिया है क्या? तो अगर देखेंगे तो स्विफ्ट वर्जन 5.4 एंड अबव का लेटेस्ट वर्जन दिया है, इसको वोटिंग में मिले हुए 70 वोटिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक वी कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर स्क्रीन। तो अगर हमको म्यूज़िक प्ले करना है, प्ले साउंड प्ले करना हुआ है, तो हमको ये कोड चाहिए रहेगा, राइट। उसके लिए हमको सबसे पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने फ़ाइल को इंपोर्ट किया है यहाँ पे, राइट। ये फ़ाइल को मैंने अभी एक काम करता हूँ, अभी हमें UI की ज़रूरत नहीं है, तो UI को हटा के सीधे मैं व्यू कंट्रोलर पे क्लिक करा ताकि हमको कोड लिखने में आसानी हो। तो जैसे ही इंपोर्ट किया है UI किट, वैसे ही एक AV फाउंडेशन क्लास होता है, राइट। तो वो AV फाउंडेशन क्लास को मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। उसके बाद उसने बताया है कि प्लेयर नाम का वेरिएबल बनाने के लिए, तो मैंने वेरिएबल नाम को प्लेयर नाम का वेरिएबल बनाने के लिए मैंने इसको लेट से इसके अंदर व्यू कंट्रोलर के अपने क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया हुआ है, राइट। फिर उसके बाद उसने बोला है कि ये फंक्शन को लिखने के लिए, तो जिस तरीके से ये फंक्शन प्ले साउंड लिखा है, मैंने एक काम करता हूँ इसके अंदर एज इट इज़ पूरा कोड कॉपी कर लिया है, राइट। और इस कोड को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया हुआ है, राइट। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरा ये कोड रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको कोड को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो AV ऑडियो प्लेयर है वो AV फाउंडेशंस के अंदर है, तो इसलिए मेरे को AV फाउंडेशन यूज़ करना पड़ा। और ये प्लेयर को मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया प्लेयर नाम का, जिसका डेटा टाइप जो है वो AV ऑडियो प्लेयर है, ठीक है।
ठीक है। अब जब भी मैं प्ले साउंड करता हूँ तो वो क्या करता है कि बंडल, जो हमारा मेन बंडल, ये जो है बेसिकली यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एक बंडल है, ठीक है। तो वो बंडल में मेन पाथ, बंडल के पाथ में से हम लोगों को एक रिसोर्स सोच कर देता है। तो यहाँ पे रिसोर्स बीप लिखा हुआ है, लेकिन ये ऐसा कोई भी हमारे पास नहीं है फाइल नेम जिसका नाम बीप है। हाँ, हमारे पास म्यूज़िक फाइल है जिसका नाम वन है, ठीक है। तो मैंने इसको वन डाल देता हूँ कि हमारा ये वन फाइल नेम है जो हमारे बंडल का आइडेंटिफायर ऑफ टाइप MP3 है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग देखेंगे तो हमने जो बेसिकली साउंड फाइल लिया तो MP3 नहीं हुआ, M4A है। तो इसका मैं चेंज करता हूँ फाइल टाइप M4A, क्योंकि अगर ये सर्च करेगा कि कोई भी ऐसा फाइल है क्या जो 1 MP3 है, तो वो सर्च नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास जो एसेट्स हैं इंक्लूडेड जो बंडल के अंदर वो है MP3, ठीक है। तो वो मैंने डाल दिया हुआ है। अब मैं एक सिंपली एक काम करता हूँ, यहाँ पे प्ले साउंड को कॉल करता हूँ, प्ले, क्योंकि इसी तरीके से मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, ठीक है। तो प्ले साउंड नाम का ने एक मेथड कॉल कर दिया हुआ है। अब प्ले साउंड क्या करना चाहिए कि जब भी मैं बटन को प्रेस करूँगा तो ये IB एक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, प्रिंट लाइन प्रिंट करना चाहिए, उसके बाद प्ले साउंड होना चाहिए। जैसे प्ले साउंड होगा तो इसका मतलब ये साउंड में आएगा, वो चेक करेगा कि बंडल में क्या कोई रिसोर्स नाम का वन है जिसका एक्सटेंशन वन नाम का रिसोर्सेज है या वन नाम का फाइल है, इसका टाइप M4A है। अगर है तो उसका URL उठाओ। URL उठाने के बाद क्या करो कि अभी ये डू कैच ये सब आप भूल जाइए, इसको ये मैं आपको आगे समझाऊंगा कि डू कैच क्या होता है, बट इट्स गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू यूज़ डू कैच एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। ये दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी यूज़ होता है। मैं आपको पूरा चीज़ जाऊँगा, मैं बताऊँगा कि गार्ड क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती है, आने वाले क्लासेस में हम सब लोग सीखेंगे। बट नाउ टू द कोड टू वर्क प्रॉपरली, लेट्स यूज़ दिस आउट। तो मैंने आपको बाकी सब चीज़ें तो बता ही दी कि बंडल क्या होता है। अब ये बंडल का पाथ उठा करके यहाँ पे एग्जीक्यूट किया हुआ है। जैसे बंडल का पाथ एग्जीक्यूट किया होता है, वो पाथ में से उसने URL निकाला है कि URL फाइल पाथ जो भी है वो URL निकाला है कहाँ पे ये बेसिकली स्टोर्ड है ये फाइल्स। URL निकाल करके उसने प्लेयर को, जो हमने लिया था उसको प्ले करने की कोशिश किया हुआ कि जो भी उस URL पे फाइल है उसका कंटेंट जो है वो प्लेयर के अंदर डालो और प्लेयर को प्ले करो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा म्यूज़िक प्ले होगा। अगर कुछ इशू आता है, अगर वो फाइल नहीं मिलती है या करप्टेड फाइल है, कुछ भी आता है, तो वो उस कैच ब्लॉक के अंदर डालेगा, बोलेगा कि दिस टाइप ऑफ फाइल कांट बी प्लेड बाय द प्लेयर और दिस हैज सर्टेन इशू विद दैट पर्टिकुलर फाइल वॉट एवर। तो हमको यहाँ पे एरर रिसीव होगा। तो बेसिकली ये कोड का मतलब यही है, ठीक है। लेकिन एक बार हम लोग प्ले करके देखते हैं कि हमारा फाइल जो है वो प्रॉपरली प्ले हो रहा है कि नहीं। तो इसको मैंने वापस से रन किया, ठीक है। तो क्योंकि मैंने वहाँ वन पास किया हुआ है तो हाँ, ये मत एक्सपेक्ट करिए कि बाकी सब फाइलें प्ले होंगी, क्योंकि मैंने सिंपली वन पास किया हुआ है तो ये हमेशा वन ही प्ले करेगा। तो मैं कोई भी बटन दबाऊँ, ठीक, टैग तो लिया है लेकिन इसने म्यूज़िक प्ले नहीं किया है, राइट। अब ये म्यूज़िक प्ले क्यों नहीं किया है ये हमको देखना पड़ेगा कि म्यूज़िक प्ले क्यों नहीं किया हुआ है। तो प्ले साउंड ये फंक्शन है, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये प्ले साउंड फंक्शन कॉल हुआ भी है कि नहीं कॉल हुआ है, राइट। तो इसको मैंने कॉपी किया, राइट, कॉपी करके यहाँ पे डाला। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो पहले तो हमको ये देखना है कि प्ले साउंड फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं कॉल हो रहा है, ठीक। तो ये उठाया मैंने प्ले साउंड, इसको इधर डाला, कमांड V, ठीक, और स्टॉप किया, राइट, और वापस से इसको रन किया इस एप्लीकेशन को। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि प्ले साउंड मेथड कॉल हो रहा है कि नहीं कॉल हो रहा है, राइट। वापस इसको क्लिक किया तो यहाँ प्ले साउंड प्ले तो हो रहा है, लेकिन किसी कारणवश ना कैच ब्लॉक में जा रहा है ना ये प्ले हो रहा है, ठीक। तो इसमें इशू क्या है वो हमको देखना पड़ेगा कि एक बार इशू क्या है। तो एक बार मैं देखता हूँ इशू क्या है इसके अंदर, भाई क्यों साउंड प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फाइल जो है वो तो प्ले होने चाहिए, राइट। तो अगर मैं यहाँ से प्ले करूँगा, टू यहाँ से प्ले करूँगा तो ये प्ले होगा, वन मतलब ये फाइल तो प्रॉपर है। अब ये फाइल प्रॉपर है तो व्हाट्स रॉन्ग विथ अवर कोड, वाई इट इज़ नॉट प्लेइंग, दैट इज़ समथिंग वी हैव टू लुक आउट, ठीक। तो ये मैंने फॉर रिसोर्सेज वन डाला हुआ है, ठीक, ऑफ टाइप M4A डाला हुआ है। एक बार कन्फर्म कर लेता हूँ कि जो मैंने फाइल लिया था वो M4A ही है ना, M.M4A, हाँ ये भी प्रॉपर है। तो बेसिकली ये प्ले होना चाहिए, क्यों नहीं प्ले हो रहा है ये हम लोग एक बार देखते हैं, राइट। तो मुझे देखना है कि ये मैं प्ले साउंड प्ले कर रहा हूँ तो ये क्यों नहीं हो रहा है बेसिकली। ओके, लगता है मुझे समझ में आ गया है। तो इसको मैं हटाता हूँ, राइट,
ये फाइल्स लगता है प्रॉपरली इंपोर्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने इसको हटाया, ठीक है, मूव टू थ्रेश नहीं करते हुए रिमूव रेफरेंसेस किया। फिर मैं वापस अपना फाइल ओपन करता हूँ, ये जो है, ठीक है, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे जैसे ही मैं डालता हूँ तो ये मुझसे पूछता है कि कॉपी आइटम्स इफ़ नीडेड और क्रिएट ग्रुप्स, ऐसा पूछा है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे मैंने ऐड टू टारगेट्स पे क्लिक कर दिया। व्हेन आई हैव डन दिस एंड आई हैव फिनिश, राइट, तो एवरीथिंग इज़ बीन इम्पोर्टेड ओवर हेयर, राइट। दैट्स है कि देखते हैं एक बार कि ये काम करता है कि नहीं करता है। तो मैंने इस प्रोजेक्ट को रन किया, राइट। प्रोजेक्ट को रन करने के बाद जैसे ही मैं म्यूज़िक को प्ले करता हूँ तो आई जस्ट वांट टू सी कि म्यूज़िक प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वन, ये देखिए म्यूज़िक प्ले हुआ, वन, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है कि यही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हमेशा म्यूज़िक जो है वो वन ही प्ले हो रहा है, वन। अब इसको मेरे को डायनामिक बनाना है। अब मेरे को क्योंकि इसको डायनामिक बनाना है तो मुझे जो भी मुझे टैग प्राप्त हो रहा है वो टैग को मेरे को प्रॉपरली यहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये प्ले साउंड जो है वो एक फाइल नेम नाम का पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, जो कि कुछ ना बल्कि एक स्ट्रिंग पैरामीटर होगा। और ये फाइल नेम जो है वो हम लोग यहाँ पे पास करेंगे, राइट। यहाँ पे मैंने पास किया। अगर फाइल नेम क्या है, ये फाइल नेम जो है वो ध्यान से देखेंगे तो ये पूरे जो हम लोगों ने बटन्स को टैग दिए हुए उससे मैच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्ले साउंड किया तो ये बेसिकली अगर मैं इसको वापस लिखता हूँ तो ये खुद ही मैं बताता है प्ले साउंड और फाइल नेम देने के लिए। तो यहाँ मुझे फाइल नेम देना है, तो यहाँ फाइल नेम देना है। तो बेसिकली फाइल नेम क्या है, अगर ये स्ट्रिंग पास करना है, लेकिन जो मेरा सेंडर डॉट टैग है, सेंडर डॉट टैग, वो बेसिकली मेरा क्या वैल्यू है, आई एम नॉट श्योर। तो एक बार देखते हैं कि सेंडर डॉट टैग जो है वो बेसिकली एक इन टाइप का वैल्यू है। तो इसको मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया इसको मैंने, राइट। अब जो ही मेरा सेंडर टैग आएगा पहले वो स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट होगा और फाइल नेम में यहाँ पे जाएगा और ये फाइल नेम यहाँ पे रन होगा जो कि MP4 है, और पर्टिकुलरली उसी फाइल को रन करेगा जिसको मैंने एग्जीक्यूट किया हुआ। तो ये थोड़ा सा डायनेमिक हो जाएगा मेरा। तो अगर मैं इसको रन किया तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हाउ ब्यूटीफुली एंड ग्रेसफुली इट इज़ रनिंग। सो व्हेन आई एम क्लिकिंग ओवर हियर, वन, इट इज़ प्लेइंग वन, देन टू, टू, थ्री, फोर, फाइव, और इसको मैं अगर रोटेट करूँ तो ये रोटेट मोड में भी चलना चाहिए, 5, 6, 7। तो ये हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बना लिया हुआ है बेसिकली, ठीक है, जो यूजिंग विच कोई भी अगर छोटा बच्चा रहा तो वो नंबर सीख सकता है, राइट। वो कोई भी नंबर को प्ले कर सकता है, 9 और ये 10, राइट। तो इस तरीके से वी हैव डन इट। तो होप आपको ये एप्लीकेशन अच्छा लगा हुआ होगा। इस पूरे सेशन में हम लोगों ने स्विफ्ट के कुछ बेसिक्स सीखे, राइट, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे यूटिलाइज़ तो नहीं किया है बट हमारे पुराने फंक्शंस में यूटिलाइज़ किया हुआ था। जैसे मैंने क्लासेस बताया था, देखिए ये व्यू कंट्रोलर क्लास है, इसके अंदर और इसके अंदर फंक्शन लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे कंडीशंस भी लिख सकता हूँ कि अगर म्यूज़िक 1 रहा तो क्या करना है, म्यूज़िक 2 रहा तो क्या करना है, राइट। वो कंडीशंस भी मैं यहाँ पे प्ले कर सकता हूँ। और अगर मुझे दिखाना है कि वो ऊपर टाइटल में 1, 2, 3 दिखाना है तो उसको मैं उसके अकॉर्डिंग वो टाइटल भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट is the application all about, right? And hope you like the application. Please provide me your feedback. Please subscribe to my channel, right? एंड डू मी लेट मी नो अगर मुझे कुछ और अपने बताने के तरीके को एनहांस करना है या फिर कुछ भी करना है, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस आउट एंड हैव अ ग्रेट डे।